जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम विराटा की पद्मिनी उपन्यास को कंटिन्यू किए हुए हैं और आज देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि जो विद्रोह करके रानियाँ निकली होती हैं महल से, तो वो जो है रानियों के विद्रोह से विचलित होकर देवी सिंह का जनार्दन के साथ उनके दमन हेतु मंत्रणा करना, यानी रानियों के विद्रोह का पता राजा देवी सिंह को शीघ्र ही लग गया। वो ज़्यादा दिन तक छिपा नहीं। जनार्दन को बहुत खेद और क्षोभ हुआ। खोज लगाने पर उसे मालूम हो गया कि रानियां रामनगर की गढ़ी में पहुंच गई हैं। रामनगर का पत्राखंड दलीप नगर का जागीरदार न था और अपेक्षाकृत भांडार के अधिक निकट होने के कारण उसके ऊपर कोई जोर नहीं चल सकता था। एक निश्चय करके जनार्दन राजा के पास गया। राजा ने कहा, तुम्हारा कहना ना माना, इसलिए एक नई समस्या कष्ट देने वाली आ गई। जनार्दन बोला, अब जैसे बनेगा वैसे इस समस्या को भी देखना है। एक उपाय सोचा है। वो क्या? राजा ने सतर्क होकर पूछा। मंत्री ने उत्तर दिया, मैं एक विश्वस्त दूत दिल्ली को रवाना कर देता हूँ। वह सैयदों की चिट्ठी कालपी के नवाब के नाम लाएगा। राजा बोले, उस चिट्ठी का असर 1 वर्ष पीछे दिखलाई पड़ेगा। कौन पूछता है अंधेरे गड्ढे में कुछ चिट्ठी का क्या काम है? वह ऐसी चिट्ठी नहीं होगी, जनार्दन ने कहा। कालपी के नवाब की सेना के लिए उस चिट्ठी का काफ़ी महत्व होगा, अर्थात नवाब अली मर्दान को दिल्ली से बुलावा आएगा। दूत कौन है आपका? राजा ने पूछा। हकीम जी, मंत्री ने उत्तर दिया। वह स्वयं सैयद है और राजनीति में भी तो निपुण है। अरे वाह, हमारे राज्य से कुछ विरक्त से भी तो रहते हैं, राजा ने कहा। नहीं महाराज, जनार्दन बोला, आपके उदार और विश्वास पूर्ण बर्ताव के कारण वह बहुत संतुष्ट है। मुझसे भी मित्रता का कुछ अच्छा नाता मानते हैं। उनके बाल बच्चे यही हैं और वह कृतज्ञ हृदय पुरुष हैं। दलीप नगर दिल्ली के मुगल सम्राटों का सहायक रहता चला आया है। हकीम जी की बात मानी जाएगी और अली मर्दान को अपना हट छोड़ना ही पड़ेगा। वह इधर उधर कहीं थोड़े दिन के लिए चला जाए, फिर रानियों के विद्रोह का दमन बहुत सहज हो जाएगा। राजा ने कहा, मुठभेड़ टल जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमें एक जोर का हमला कालपी के नवाब पर भांडेर में शायद करना ही होगा। विलम्ब होने से रानियां बाहर कुछ सरदारों को अपनी ओर कर लेंगी और हमारे यहाँ के भी कुछ मनमुटाव रखने वाले जागीरदार उभर पड़ेंगे। उधर कुंजर सिंह भी अभी बने हुए थे। जनार्दन बोला, वैसे उनकी ओर से बहुत कम खटाका है। किसी बात पर बहुत दिनें जमे रहना उनके स्वभाव में नहीं है। आजकल वह विराटा की ओर है। यदि उन्होंने अली मर्दान के साथ संधि कर ली तब अवश्य अवस्था कुछ कष्ट साध्य हो जाएगी। उनका छोटी रानी के साथ मेल शायद हो जाए, परंतु अली मर्दान के साथ तो नहीं होगा। मैंने तो उनकी गति के परख के लिए जासूस छोड़ रखे हैं। ठीक बात मालूम होने पर निवेदन करूंगा। तब तक मैं हकीम जी को दिल्ली भेजकर अली मर्दान का प्रबंध करता हूँ। जनार्दन के इस निर्णय के अनुसार हकीम को दिल्ली भेजा गया। भांडेर का पुराना नाम जो था, लोग उसको भद्रावती बतलाते थे, यानी जो भंडार था, भांडेर जो था, भांडेर को एक नाम से और संबोधित करते थे, उसको भद्रावती नाम से बतलाते थे। यह पहुज नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ है। खंडरों पर खंडर हो गए हैं। किसी समय बड़ा भारी नगर रहा होगा। अब मस्जिदों और सोन तलैया के मंदिर के सिवा और ख़ास इमारत नहीं बची है। पहुज के पूर्वी किनारे पर जंगल से दबा और भरकों से कटा हुआ एक विशाल प्राचीन नगर है। नदी के दोनों ओर भरकों, मैदानों, टीलों और पहाड़ियों के विशृंखल क्रम है। पहुज छोटी सी परंतु पानी वाली नदी है और बड़ी सुहावनी है। भांडेर से 2-2.5 कोस दक्षिण पूर्व की ओर, जहाँ से कुछ अंतर पर लहराती हुई पहुज नदी उत्तर पश्चिम की ओर आई है। सालोन भरौली की पहाड़ियाँ हैं। इनके बीच में पत्थर का एक विशाल तथा बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर में महादेव जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ से विराटा पश्चिम की ओर करीब 6 कोस है। यहीं अली मर्दान अपनी सेना के लिए पड़ा था। एक दिन रामदयाल अंधेरे में अली मर्दान को छावनी में आया। जरा दिक्कत के बाद अली मर्दान के डेरे में पहुंचा। काले खां उसके पास ही था। रामदयाल को अली मर्दान ने पहचान लिया। पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? सुना था कैद में हो। कैद में अवस्था परंतु छुटकारा पा गया हूँ। महारानी माँ कैद कर ली गई थी परंतु वह भी स्वतंत्र हो गई हैं। अब वो कहाँ हैं? रामनगर में, राव पत्राखंड की गढ़ी में। अली मर्दान ने आश्चर्य प्रकट किया। उन जैसे वीर स्त्री शायद ही कहीं हो। कैसी जवामर्द और दिलेर है। मुझे उनके राखीबंद भाई होने का अभिमान है। रामदयाल बोला, प्रण निभाने का समय आ गया है। दलीप नगर पर चढ़ाई करने के लिए प्रार्थना करने को यहाँ भेजा गया हूँ। अली मर्दान ने कहा, मैं दिल्ली के समाचारों के लिए ठहरा हुआ हूँ। उस लड़ाई में उलझ जाने के बाद यदि दिल्ली का ऐसा समाचार मिला जिसे दूसरी जगह जाने का निश्चय करना पड़ा तो बुरा होगा। परंतु रामदयाल ने विनती की, आप हम लोगों को मझधार में नहीं छोड़ सकते। महारानी आपके भरोसे कैद से स्वतंत्र हुई हैं। बड़ी रानी ने भी अब की बार उनका ही साथ दिया। अब तो राज्य के कुछ अधिक सरदार उनके साथ होंगे। अली मर्दान ने सम्मति प्रकट की। सरदार महारानी के साथ हैं या उनके साथ देने का वचन दिया है? रामदयाल ने उत्तर दिया, वचन दिया है। अवसर आते ही रणस्थल पहुँच जाएंगे। कुंजर सिंह कहाँ है? उनके विषय में भी निवेदन करने के लिए आया हूँ।
एक बार काले खां और फिर अली मर्दान की ओर देखकर रामदयाल बोला, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप कुंजर सिंह से भलीभांति परिचित हैं। वह इस समय बिराठा के गढ़ी में है। राजा देवी सिंह से शायद अकेले ही लड़ने की चिंता कर रहे हैं। अली मर्दान ने कहा, बिराठा का सफदर सिंह क्या कुंजर सिंह का तरफदार है? नहीं सरकार, उन्होंने कोई वचन तो नहीं दिया है। बिराठा के राजा को अभी पता भी नहीं है कि कुंजर सिंह गढ़ी में है। यह कैसे? अली मर्दान ने अचंभा किया। रामदयाल बोला, गद्दी में देवी का मंदिर है, पार्लर की वह पुजारी लड़की उस मंदिर में छुपी हुई है और वहीं पर कुंजर सिंह है। ये काले खां ने कहा। हाँ? अली मर्दान को ताज्जुब हुआ। हाँ सरकार, रामदयाल बोला, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। अली मर्दान ने कुछ सोच कर कहा, मैं कुछ दिनों से पता लगा रहा था परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। काले खां बोले, अब तो हुजूर को पक्का पता लग गया, कोई शक तो नहीं? यह सब ठीक है, अली मर्दान ने कहा, परंतु मैं मंदिर की पुजारिन के साथ कोई जाति नहीं करना चाहता। काले खां ने आग्रह किया। मंदिर या पूर्ति के साथ तो जाति करने का हुजूर ने कभी इरादा जाहिर भी नहीं किया, परंतु मेरी विनती है कि वह पुजारिन देवी या मंदिर तो है नहीं। नहीं काले खां, अली मर्दान ने धत तड़ा के साथ कहा, हिंदू लोग उस पर विश्वास करते हैं, वह अवतार हो या ना हो, मैं हिंदुओं के जी को दुखाने का काम नहीं करूँगा। रामदयाल हाथ जोड़कर बोले, दीन बंधु हुआ तो ना तो अवतार है ना कुछ और। मैं अपनी आंखों से सब बातें देखे आया हूँ। उसका बाप हद दर्जे का लालची है और वह स्वयं कुंजर सिंह के पंजे में शीघ्र आने वाली है। क्या? अली मर्दान ने आश्चर्य सूचक प्रश्न किया। हुजूर को रामदयाल की साख का यकीन करना पड़ेगा, काले खां ने कहा। अली मर्दान थोड़ी देर तक चुप रहा, सन्नाटा छाया रहा। रामदयाल ने स्तब्धता भंग की। बोला, सरकार, मेरे इस साथ वेश बदल कर चले तो अपनी आंखों से सब देख ले। अली मर्दान ने काले खां की ओर गुप्त रीत से देखा। एक क्षण बाद बोला, मुझे महारानी साहब से बातचीत करने के लिए एक दिन जाना है। वेश बदल कर विराटा भी ही हो जाऊंगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि महारानी के पास का जाना भी किसी को मालूम ना हो। मैं काले खां को भी साथ में ही ले चलूँगा। कुंजर सिंह को दलीप नगर का मुकुट प्राप्त करने की पूरी आशा थी। देवी सिंह बिना अधिकार के सत्ता धारण किए हुए, वह इसलिए जी में कड़ी ठेस सी लगी रहती है। इसके सिवा देवी सिंह से पराजय का जब वह कारण ढूंढता था तब उसका मन यही उत्तर देता था कि यदि रानी ने गड़बड़ नहीं की होती तो पराजय न होती। कुंजर सिंह के पास न सेना थी, न सरदार थे, न थे उसके पास धन, परंतु उसके पास निराशाओं की एक उम्मीद थी। देवी सिंह और जनार्दन के प्रति हृदय में थी कुढ़न और रक्त में सूरता, जो असंभव की प्राप्ति के लिए उद्योग करने को कभी कभी प्रेरित हो उठती। उसने विराटा का पड़ोस स्वच्छंद गणपतियों को एकत्र करने के लिए ढूंढा था, परंतु विराटा में आने पर उसने अपने मन को टटोला तो देखा कि वहाँ अब अपने प्रयोजन पर आरूढ़ करने वाली वह लगन नहीं है जो पहले कभी थी। रामदयाल के चले जाने पर उसे कुमुद से फिर एक बार बातचीत करने की अभिलाषा हुई। कोई विशेष विषय नहीं था, कोई अर्थमूलक प्रश्न भी नहीं था, परंतु बातचीत करने की लालसा प्रबल थी। कुमुद नहीं मिली। प्रयत्न करने पर भी वह उससे नहीं मिल पाया। तब कुंजर अपने दूसरे देह की प्राप्ति या खोज में विराटा से निकल पड़ा मुसौली से अपना घोड़ा लेकर और शीघ्र लौटने का वचन देकर वह अपने मित्रों की टोह में चल दिया। उधर रामदयाल अली मर्दान और काले खां को छद्म वेश में विराटा लिवाया लाया, पर वहाँ से अली मर्दान को शीघ्र जाना पड़ा। जीवन में पहले कभी उसने हिंदुओं के रीति रिवाज का अभ्यास तो किया नहीं था, इसलिए बदली हुई वेशभूषा का निर्वाह करना उसे लगभग असंभव सा लग रहा था। अली मर्दान इसलिए इच्छा न होते हुए भी शीघ्र लौटा और रामदयाल के साथ रामनगर चला गया। राव पत्राखर ने गढ़ी में प्रवेश के पश्चात उन दोनों के विषय में रामदयाल से पूछा। उसने उत्तर दिया, महारानी के सरदार हैं, बेस बदले हुए हैं, कुछ सलाह करके भी भांडेर की ओर कालपी के नवाब से बात करने के लिए लौट जाएंगे। मैं नवाब साहब के पास से आया हूँ, सहायता का वचन पक्का हो गया है। रामदयाल रानियों के पास चला गया। वाली मर्दान और काले खां को पहले ही एक और बिठाता आया था। छोटी रानी से बोला, नवाब साहब आए हैं। छोटी रानी ने पूछा, सेना लेकर या अकेले? रामदयाल ने जवाब दिया, अपने सेनापति के साथ अकेले आए हैं, आपका आशीर्वाद लेकर इसी समय भांडेर जाएंगे। छोटी रानी ने कहा, बिराटा के राजा से बातचीत हुई या नहीं? अवसर नहीं मिला महाराज, रामदयाल ने उत्तर दिया। नवाब साहब को भांडेर लौटने की जल्दी पड़ रही है। यदि विराटा का राजा हमारा साथ देने से नहीं भी या ना ही भी करेगा तो इससे हमारी कुछ हानि नहीं हो सकती। अपना बल बहुत अधिक है, नवाब की पूरी सेना देखकर चकित हो गया हूँ। छोटी रानी ने कहा, नवाब को बुला ला, जल्दी बातचीत करके लौट जाए और तुरंत कार्यक्रम का निर्णय कर दलीप नगर से उस डाकू को भगा दे। रामदयाल पर्दे का प्रबंध करके अली मर्दान और काले खां को लिवा लाया। दोनों रानियों ने ओर से उन दोनों को देखा। रामदयाल के मार्फत बातचीत होने लगी। छोटी रानी, अब क्या किया जाए, आप ही के भरोसे इतनी हिम्मत करके और कश उठाकर दलीप नगर छोड़ा। अली मर्दान, मैं तुरंत हमला करने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली से एक संदेशा आने वाला है, उसी की बाट देख रहा हूँ। केवल 8-10 दिन का विलम्ब है, तब तक आप अपने सरदार भी इकट्ठा कर ले। ये हो रहा है, विराटा का राजा किस ओर रहेगा? वह यदि आपके पक्ष में नहीं होगा तो मैंने उसे चकनाचूर करने की ठानी ली है। आप पहले दलीप नगर या सिंहगढ़ पर आक्रमण करेंगे या दोनों ठिकानों पर एक साथ धावा बोलेंगे? आप क्या पसंद करती हैं? मैं स्वयं दलीप नगर पर चढ़ाई करूंगी।
आप हमारी सेना के साथ रहें, अपने सेनापति को सिंहगढ़ की ओर भेजें। यही मैंने सोचा है। यदि कार्यविधि में कोई तब्दीली हुई तो आपको मालूम हो जाएगा। अब की बार तोपों की संख्या बढ़ा दी गई है या नहीं, पहले से कहीं अधिक, कई गुना, और सैनिक भी। बड़ी रानी ने धीरे से छोटी रानी के कान में कहा, बदले में नवाब क्या लेंगे? कुछ नहीं, छोटी रानी ने कान ही में उत्तर दिया, वो मेरे राखी बंद भाई हैं। बड़ी रानी ने कहा, पहले तय कर लेना चाहिए, पीछे पैर फैलाओगे तो बहुत गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? छोटी रानी ने पूछा। बड़ी रानी ने उत्तर दिया, दलीप नगर को अपने अधिकार में कर लेंगे। कर लें, छोटी रानी ने तीव्रता के साथ परंतु बहुत धीरे से कहा। देवी सिंह डाकू से दलीप नगर का छुटकारा हो जाएगा, चाहे प्रलय हो जाए, परंतु देवी सिंह को दलीप नगर से निकालना और जनार्दन को प्राणदंड तो देना ही है। रामनगर से लौटकर एक दिन काले खां विराटा में सफदर सिंह के पास आया। राजा ने उसका आदर स्वागत किया। जितनी देर वह ठहरा, राजा देवी सिंह के विरुद्ध बातें ही करता रहा, परंतु जाते समय तक अपने आने का तात्पर्य नहीं बताया। सफदर सिंह ने सोचा कि युद्धों का समय है, कुंजर सिंह की सहायता का वचन नहीं तो भरोसा दे ही दिया है। नवाब भी शायद उसका पक्षपाती हो। कालपी के साथ विराटा का करीब करीब माताहती का संबंध था, इसलिए स्पष्ट कथन की जरूरत सफदर सिंह ने नहीं समझी। काले खां से जाने के पहले वह बोला, हमारे पास आदमी रामनगर के राव साहब से ज़्यादा नहीं है, परंतु हृदय हमारा वैसा लोभी नहीं है। नवाब साहब के लिए हम लोग अपना सिर देने के लिए तैयार हैं। यह तो उम्मीद है, काले खां ने कहा। जिस समय ज़रूरत पड़ेगी आपसे देवी सिंह को ललकारने के लिए कहा जाएगा। सफदर सिंह ने नम्र होकर पूछा, मेरे लायक और कुछ आ गया है? तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब कि मेरे लायक कोई आ गया है? काले खां ने एक एक शब्द तौल कर कहा, आपके यहाँ देवी जी के मंदिर में पालार से एक लड़की भाग कर आई है। काले खां रुक गए। सफदर सिंह ने भयभीत होकर प्रश्न किया, क्या उस बेचारी से कोई अपराध हो गया है? देखने में तो बड़ी भोली भाली दीन कन्या है। काले खां ने नम्रता का आवरण दूर फेंक कर कहा, उसके सौभाग्य में रानी बनना लिखा है। नवाब साहब को उसके सौंदर्य के मारे खाना पीना हराम है। सफदर सिंह का कलेजा धुक धुक करने लगा। कोई शब्द मुंह से नहीं निकला। काले खां ने उसी स्वर में कहा, आपके लिए कोई संकट की समस्या नहीं है, आपके धर्म पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। नवाब साहब आप लोगों के मूर्ति पूजन और लाखों देवी देवताओं के पूजन में कभी खलल नहीं डालते। वह लड़की आपके गांव की भी नहीं है, आपको कुछ करना नहीं होगा, हम सब ठीक कर लेंगे। यह कुरान शरीफ की कसम पर आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके मंदिर या देवता का किसी तरह का अपमान नहीं होगा, और वह लड़की नवाब साहब के महल में रहते हुए भी शौक से अपनी पूजा पत्री करती रह सकती है। सफदर सिंह बोले, मैं इसमें अपने लिए बड़ी भारी आफत देख रहा हूँ। उस लड़की को लोग देवी का अवतार मानते हैं और वह मेरी जाति की है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काले खां ने कहा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप चुपचाप अपने घर में बैठे रहिए। हम दोनों आदमी यानी मैं और नवाब साहब उसे एक दिन चुपके से आकर लिवा जाएंगे। वह हंसती खेलती यहाँ से चली जाएगी। ऐसा हो जाने देने में आपका फ़ायदा है। लड़ाई में आपको आदमी या रुपया पैसा नहीं देना पड़ेगा, और मौका आने पर आपके पुराने दुश्मन रामनगर के राव को नष्ट करके वह गढ़ी भी आपको दिला ही दी जाएगी। सफदर सिंह ने कहा, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, भाई बंधुओं से बात करके बहुत शीघ्र कहला दूंगा। यदि उस लड़की को आपने कहीं छिपा दिया या भाग जाने दिया तो अंत में जो कुछ होगा या आपके ही दोस्त आपके ही मत्थे पे मराड़ा जाएगा। काले खां यहाँ धमकी देकर चला गया। सफदर सिंह बहुत खिन्नमन होकर एक कोने में बैठकर सोच विचार करने लगा, और उसी दिन लोगों के साथ बातचीत की। नरपति बहुत उत्तेजित और भयभीत था। आशा विश्वास और सौगंध दिलाकर उसे कुछ शांत किया, परंतु इन दागियों के निश्चय का कुछ पता नहीं था। केवल यह देखा गया कि गढ़ी की मरम्मत शीघ्रता के साथ हो रही है, और जितने भी तोपें हैं, तोपें मौके के स्थानों पर लगाई जा रही हैं। जनार्दन के प्रयास से हकीम हैदर खां को दिल्ली की दूर बहुत कम आखिरी वह खुशी जल्दी लौट भी आया। उसे अपनी सफलता पर गर्व था। उसे जनार्दन को दिल्ली के प्रधानमंत्री की चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था, आप और कालपी का नवाब अली मर्दान बादशाह की दो आँखें हैं। किसी को भी कष्ट होने से उन्हें दुख होगा। अलबत्ता इस समय अली मर्दान की दिल्ली में बहुत ज़रूरत है, इसलिए वह फ़ौरन दिल्ली बुलाए जाने वाले हैं। जनार्दन ने बड़े हर्ष के साथ ये चिट्ठी राजा देवी सिंह को सुनाई, पर उन्हें कोई हर्ष नहीं हुआ। बोले, यह सब पाखंड मुझे धोखे में नहीं डाल सकता। पहले मारे सो ठाकुर, पीछे मरे सो फिजड्डी। मैं तो यह जानता हूँ, बहुत होगा तो दिल्ली वाले अपने नवाब की मदद कर देंगे बस, परंतु मैं बुंदेलखंड में वह आग सुलगाऊंगा जो चंपत महाराज ने भी सुलगाई होगी, और बहुत गिरती हालात में भी मराठों को तो बुलाया ही जा सकता है। मैं नाहक युद्ध करने के पक्ष में नहीं हूँ। उन्हें बुलाइए तो यहाँ से कुछ न कुछ कर ही ले जाएंगी। पंडित जी, देवी सिंह ने उत्तेजित होकर कहा, मराठे अगर कुछ लेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा, परंतु जीते जी नवाबों और सूबेदारों को उनका सिर नहीं झुकाऊंगा। क्या भूल गए कि अली मर्दान विराटा के मंदिर को नष्ट करने वाला है? नहीं महाराज, मैं नहीं भूला हूँ। तो फिर कहिए। जनार्दन ने बोला, थोड़े दिन युद्ध स्थगित रखिए। यदि नवाब दिल्ली चला गया तो ठीक है, और यदि नहीं गया तो रणभेरी बजवा ही देंगे।
राजा बोले, मैं ठहरा हुआ युद्ध नहीं करूँगा, परंतु तैयारी में कोई कसर नहीं लगाऊंगा। मेरी इच्छा है कि बैरी के घर धावा करूं, उसे यहाँ आने देना और पीछे संभाल करना बुरी नीति होगी। मैं लोचन सिंह दाऊ जी को सिंहगढ़ से बुलाकर ऐसे स्थान पर भेजना चाहता हूँ जहाँ से बैरी के घर में घुसकर छापा डाला जा सके। जनार्दन ने प्रतिवाद नहीं किया, केवल यह कहा, सिंहगढ़ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ कैसे भेजिएगा? और सरदार है ना, जो अपना जौहर दिखलाने की आकांक्षा रखते हैं। राजा बोला, अब की बार आपकी रण कुशलता की परीक्षा ली जाएगी। जनार्दन ने सच्चे हर्ष के साथ कहा, मैं लड़ना तो नहीं जानता, परंतु लड़ाई से भागना भी नहीं जानता। राजा बोला, आप दलीप नगर को अपनी किसी विश्वसनीय सेवक या मित्र की निगरानी में छोड़ देना। अब की बार हम लोग अपने समग्र बल से इस धर्मद्रोही को ठीक कर दें। कृतज्ञता सूचक स्वर में जनार्दन बोला, मेरा शरीर यदि अन्नदाता की सेवा में काम आए तो इससे बढ़कर और क्या होगा? यदि आज्ञा हो तो मैं स्वयं विराटा की वास्तविक स्थिति की खोज कराऊं। जासूस लोग बात का बिल्कुल ठीक पता नहीं लगा पा रहे हैं। जिस दिन से काले खां विराटा से गया, वहाँ के वातावरण में सन्नाटा सा छा गया। एक भ्रांति सी फैल गई जिसके विषय में खुलकर चर्चा करने में भी लोगों का मन नहीं जमता था। आने वाले संकट का साफ रूप बहुत कम लोगों के समझ में आ रहा था, यानी लोगों को लग रहा था कुछ तो होने वाला है, परंतु यह स्पष्ट था कि विराटा निरापद स्थान नहीं है। खतरे के समय विराटा निवासियों का ग्राम त्याग कर उस पार जंगल और भरकों में महीने छिपे रहना कोई असाधारण स्थिति नहीं है, परंतु इस समय तक विवत के ठीक रहने की कल्पना का आभास न मिला, इसलिए घबराहट की स्थिति भी थी। नरपति को उसका यथासंभव यथावत रूप बतलाया गया था। उसे देवी का भरोसा था, परंतु वह बाहर के भी किसी आश्रय के लिए उद्योग करने की जी में ठान चुका था। कुमुद से उसने कहा, दुर्गा ने ही पालार की रक्षा की थी, यहाँ पर भी वो रक्षा करेंगे। मैं एक दिन के लिए दलीप नगर जाऊँगा। कुमुद से और कुछ न कहकर वह मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगा। स्पष्ट तौर पर बतलाए बिना भी कुमुद ने बात समझ ली। गोमती ने मंदिर के आने जाने वालों से विराटा में रहते थे पूछा। एक बोला, राजा देवी सिंह यहाँ आकर युद्ध करने वाले हैं, उधर अली मर्दान की तोपें हमारी गढ़ी पर गोले बरसाएंगी। सफदर सिंह ने अपने चुने हुए भाई बंदों को छोड़कर ठीक बात किसी को नहीं बताई। इस कारण गोलमाल फैला हुआ था। इस विषय को लेकर गोमती और कुमुद में बातचीत होने लगी। कुमुद ने कहा, विवाद में धीरज रखना चाहिए, दुर्गा जी का भरोसा सबसे बड़ा बल है, दूसरे आश्रय छूचे हैं। गोमती ने पूछा, अली मर्दान यहीं से क्यों युद्ध करेगा? उसकी मति फिर गई है, वह बावला है, वह मंदिर के ऊपर उत्पात करना चाहता है, तभी दलीप नगर के महाराज यहीं आकर युद्ध करना चाहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने एक गांव वाले से सुना है, यह गलत है। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ठीक बात क्या है मैं जानना चाहती हूँ। जो कुछ मुझसे बनेगा मैं भी करूँगी। कुमुद ने आकाश की ओर नेत्र करके उत्तर दिया, एक बादल उठने वाला है, मंदिर के ऊपर उत्पल वर्षा होगी। इतने में नरपति प्रार्थना करके उनके पास आ पहुंचा। बोला, इस समय देवी के भक्तों से सबसे अधिक प्रबल राजा देवी सिंह जान पड़ते हैं। उन्हें दुर्गा का आदेश सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अब की बार उन्हें सर्वस्व का बलिदान करके दुष्टों का दमन करना होगा। यह आपसे किसने कहा कि आप राजा देवी सिंह के पास इस याचना के लिए जाएं? कुमुद ने सिर ऊंचा करके कहा। नरपति सिंह के उत्तर देने से पूर्व ही गोमती बोली, ना तो इसमें किसी से कहने सुनने की कोई बात है और नया याचना, यह दुर्गा की आज्ञा है। नहीं है, कुमुद ने गंभीर होकर कहा, देवी की यह आज्ञा नहीं है, देवी सिंह इसके अधिकारी नहीं है। वह यदि रक्षा करने आएगा तो निश्चय जानो हानि होगी, लाभ नहीं होगा उसे। गोमती दृढ़ता के साथ बोली, इसमें देवी का अनिष्ट नहीं हो सकता। राजा का मंगल हो तो हो, परंतु क्षत्रियों को अपने कर्तव्य पालन में मंगल ये सब विचार नहीं करना चाहिए। उसे प्रयत्न करने से सरोकार है। आपका काजू राजा के पास अवश्य जाएं, उन्हें लेवा लाएं और उनसे कहें कि यहाँ गोमती अपने आवेश के द्रुत वेग के कारण स्वयं रुक गई। कुमुद की छड़ी को उत्तेजना शांत हो गई। बहुत मीठे स्वर में बोली, गोमती तुम्हें व्यर्थ ही कष्ट झेलना पड़ रहा है। मैं नवाब की आंखों में मार डालने योग भले ही समझी जाऊँ, क्योंकि दुर्गा की पूजा करती हूँ, परंतु तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों यहाँ वन के क्लेशों को नाहक भुगत रही हो? मेरी एक सम्मति है, क्या आदेश है? गोमती ने भोलेपन के साथ परंतु कांपते हुए कहा, तुम दलीप नगर के राजा के पास चली जाओ। क्यों? छीड़ स्वर में गोमती ने प्रश्न किया। कुमुद ने उत्तर दिया, तुम रानी हो, वहाँ राजा है। तुम्हारे हाथ में उस रात का कंकड़ अभी भी बंधा हुआ है। भावर पढ़ना भर रह गया था, वह दलीप नगर में हो जाएगा। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आगामी युद्ध जो राजा और नवाब के बीच यहाँ होने वाला है कुशलतापूर्वक समाप्त होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गोमती तुम दलीप नगर चली जाओ। देवी सर्वव्यापिनी है, हम लोग किसी जंगल में भजन करेंगे। कुमुद की इच्छा नहीं थी कि नरपति दलीप नगर के राजा को आमंत्रित करने जाए, परंतु वह उसे दृढ़ता और स्पष्टता के साथ रोक नहीं पाई। भीतरी इच्छा की इस तरह अवरुद्ध रह जाने के कारण उसका मन चंचल उठा। किसी से बातचीत करने की इच्छा नहीं
मन में आया कि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चली जाए। यह असंभव था। वह उस स्थान को छोड़कर अपनी कोठरी में चली गई और भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। गोमती ने समझ लिया कि उसके लिए भीतर जाने के विषय में निमंत्रण नहीं है। गोमती अकेली मंदिर की ढेउड़ी में बैठी रही। दलीप नगर और उसके राजा से घनिष्ठ संबंध रखने वाली घटनाओं की कल्पनाएं मन में उठने लगी। उन सब कल्पनाओं के ऊपर रह रहकर उठने वाली अभिलाषा ये थी कि नरपति राजा से यह न कहे कि गोमती बिराटा के बीहड़ में अकेली पड़ी है, उसे लीवा लाओ। इस समय रामदयाल मंदिर में आया। उसे देखकर गोमती को हर्ष हुआ। बोली, नरपति काका, महाराज के पास दलीप नगर अभी अभी गए हैं। कालपी का नवाब इस नगर और मंदिर को विध्वंस करना चाहता है। उसके दमन के लिए रण निमंत्रण देने के लिए वो गए हैं। तुम्हें महाराज कब से नहीं मिले? मुझे तो हाल ही में दर्शन हुए थे। कुछ कहते थे, बहुत कुछ। यहाँ कोई पास में नहीं है। बाहर चट्टान पर चलो, वहाँ बिल्कुल एकांत है। दोनों मंदिर के बाहर एक चट्टान पर चले गए। एक बड़े ढोके पर गोमती बैठ गई। पेड़ की छाया थी, वहाँ रामदयाल खड़े बातचीत करने लगा। बोला, रण की बड़ी भयंकर तैयारी हो रही है। नवाब और उसके मित्रों से वह लोहा बजेगा जैसे बहुत दिनों से नहीं बजा। बिराटा बहुत शीघ्र बड़ी प्रचंड आंधी में पड़ने वाला है और कारण बड़ा साधारण सा है। गोमती ने आश्चर्य प्रकट किया। मतलब? रामदयाल आवाज़ को धीमा करके बोला, अली मर्दान मंदिर विध्वंस नहीं करना चाहता, कुंजर सिंह की सहायता करना चाहता है और महाराज यहीं आकर कुंजर सिंह को धर दबाना चाहते हैं। कुंजर सिंह की सहायता? यदि ऐसा है तो मंदिर को अपवित्र करने का संकल्प उसने क्यों किया है? मैंने दलीप नगर में बड़े विश्वस्त सूत्र से सुना है कि वह कुमुद के विषय में कुछ विशेष दुष्प्रवृत्ति रखता है और उसे कुछ प्रयोजन नहीं। यदि वह मंदिर भंजक होता तो पालार का मंदिर कभी नहीं छोड़ता। यह काम कम निंदनीय है। मैं तो कुमुद की रक्षा के लिए तलवार हाथ में लेकर अली मर्दान से लड़ सकती हूँ। क्या महाराज इसे छोटा कारण समझते हैं? क्या वह नहीं जानते कि कुमुद लोक पूज्य है और देवी का अवतार है? रामदयाल ने अदम दृढ़ता के साथ कहा, लोक पूज्य तो वह जान पड़ती है। मैंने भी अपने स्वामी की हित कामना से उस दिन श्रद्धांजलि चढ़ा दी थी, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज उसे देवी का अवतार नहीं मानते। वह उसकी रक्षा एक हिंदू स्त्री के नाते करना चाहते हैं और उसका अभिप्राय कुंजर सिंह को सदा के लिए ठीक कर देना है। वह यहाँ आया करता है, ठहरता है, आश्रय पाता और न जाने क्या क्या नहीं होता, परंतु आपको सब मालूम है? गोमती उत्तर न देते हुए बोली, आज जब नरपति काकाजू ने महाराज को यहाँ बुलाने की बात कही तो उन्होंने विरोध किया। कम से कम वह ये नहीं चाहती कि महाराज यहाँ पे आएँ। मेरी एक प्रार्थना है। रामदयाल ने हाथ जोड़कर बहुत अनुनय के साथ कहा। गोमती बोली, क्या है रामदयाल, तुम इतने बेवल क्यों हो रहे हो? रामदयाल ने कांपते हुए सर में उत्तर दिया, सरकार अब यहाँ ना रहें। क्यों? गोमती ने पूछा। रामदयाल ने कहा, कुंजर सिंह यहाँ आकर अड्डा बनावेंगे। वह नवाब को न्योता देकर आग बरसाएंगे। महाराज का आना अवश्य होगा। कुंजर सिंह और नवाब से उनकी लड़ाई होगी। आपका यहाँ क्या होगा? परंतु मैं दलीप नगर नहीं जा सकती। नरपति यथासंभव दलीप नगर पहुँच गया। बिराटा की राजा की चिट्ठी जनार्दन शर्मा के हाथ में रख दी गई। नवाब के पड़ोस में ही दलीप नगर के राजा की सहायता चाहने वाले व्यक्ति के पत्र पर उसे उत्साह मिला। उसने सोचा, यदि सफदर सिंह साधारण सा ही सरदार है तो भी अपना कुछ नहीं बगड़ता, लाभ ही है। नरपति सिंह से उसने पूछा, आपकी बेटी आनंद पूर्वक है? उत्तर मिला, दुर्गा से सब आनंद ही आनंद है। या जो विघ्न का बादल उठ रहा है उसे टालकर आप बिराटा को बिल्कुल निरापद कर दें। जनार्दन ने कहा, सो तो होगा ही, परंतु मैं कहता हूँ कि आप लोग पालार में ही क्यों नहीं आ जाते? पालार ओरछा राज्य में और हमारे बाहू के पास है। यह समय बड़ा संकटमय है। नरपति बोला, केवल बीहड़ स्थान कुछ सुरक्षित समझा जा सकता है। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब निसंदेह हम लोग पालार लौटने के बारे में सोच सकते हैं। जनार्दन ने पूछा, कुंजर सिंह बिराटा कब से नहीं आए? कुंजर सिंह? नरपति ने आश्चर्य प्रकट किया। कुंजर सिंह यहाँ आकर क्या करेंगे? अन्य लोग आए गए हैं। कुंजर सिंह को मैंने वहाँ कभी नहीं देखा। और कौन लोग आए गए हैं? जनार्दन ने प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, बहुत लोग आए गए हैं। किस किस का नाम गिनाऊं? जनार्दन ने कहा, उदाहरण के लिए कुंजर सिंह का सेनापति था, रामदयाल इत्यादि। नरपति चौंका, बोला, आपको कैसे मालूम? जनार्दन ने अभिमान के साथ कहा, ये मत पूछो, महाराजा देवी सिंह आंखें मूंद कर राज नहीं करते हैं। यह ठीक है। नरपति बोला, परंतु देवी के मंदिर में किसी के आने की रोक टोक तो है नहीं। यदि किसी ने आपको कुछ और बनाकर बतलाया तो झूठ है। जनार्दन ने कहा, आपकी चिट्ठी महाराज की सेवा में थोड़ी देर में प्रेस कर दी जाएगी। पालार की घटना के कारण ही हम लोग कालपी के नवाब के विरुद्ध है और वहाँ बिराटा के मंदिर को विध्वंस करने के लिए कुछ प्रयत्न करने वाले हैं, परंतु हमारे लक्ष्य कुंजर सिंह अधिक है। उन्होंने तमाम बखेड़ा खड़ा कर रखा है। रानियाँ भी तो उनका साथ देंगी, आजकल रामनगर में है ना। नरपति को यह बात नहीं मालूम थी। आश्चर्य के साथ बोला, यह सब हम क्या जाने। जनार्दन ने एक क्षण विचार करके कहा, हमारी सेना आप लोगों की सहायता के लिए जाएगी। आप अपने राजा
को आश्वासन दे दें, हम महाराज की मोहर लगी चिट्ठी आपको देंगे। कब तक हमारी सेना आपके यहाँ पहुँचेगी या कुछ समय पश्चात मालूम होगा। जनार्दन की इच्छा नहीं थी कि नरपति उसे अपनी पूरी बात सुनाए बिना राजा से मिल ले, परंतु नरपति के हट के सामने जनार्दन की नहीं चली। राजा से साक्षात्कार हुआ। राजा को आश्चर्य था कि मेरे निज के सुख से संबंध रखने वाली ऐसी कौन सी कथा कहेगा। नरपति ने कहा, उस दिन पालार में प्रलय हो गया यदि महाराज ने रक्षा नहीं की होती। किस दिन? राजा ने विशेष रुचि प्रकट करते हुए पूछा। नरपति बोला, उस दिन जब पालार की लहरों पर देवी की मौज लहरा रही थी और मुसलमान लोग उन लहरों को छोड़ना चाहते थे। राजा ने जरा आरुचि के साथ कहा, आप जो बात कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। नरपति ने हाथ बांध कर कहा, उस दिन जिस दिन पालार में बारात आई थी, उस दिन जिस दिन स्वर्गवासी महाराज को देवी की रक्षा के लिए अपनी रोग सैया छोड़नी पड़ी थी, उस दिन जब बड़े गांव से आकर श्रीमान ने हम सब लोगों को सनाथ किया था। राजा मुस्कुराए बोले, मुझे याद है वह दिन। मैं आपकी बस्ती में घायल होकर मार्ग में अचेत गिर पड़ा था। बहुत समय पश्चात होश आया था। राजा यह कहकर नरपति के मन की बात जानने के लिए उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाने लगा। नरपति उत्साहित होकर बोला, यदि महाराज उस दिन घायल ना होते तो उसी दिन एक क्षत्रिय के द्वार के बंधनवारों पर केसर छिटक गई होती और वह क्षत्रिय कन्या आज दलीप नगर की महारानी हुई होती। राजा को याद आ गई, परंतु आश्चर्य प्रकट करके बोले, वह तो एक छोटी सी घटना थी, कुछ ऐसी साधारण सी रही होगी कि अच्छी तरह याद नहीं आती। बहुत दिन हो गए हैं। तुम्हारा प्रयोजन इन सब बातों के कहने का क्या है? वह स्पष्ट प्रकार से क्यों नहीं कहते? नरपति ने गोमती के पिता का नाम लेते हुए, उनके घर महाराज की बारात आई थी। इस कन्या के हाथ पीले होने में कोई विलंब नहीं दिखलाई पड़ता था। ठीक उस घर के सामने महाराज अचेत हो गए थे। हम लोग औषधि उपचार की चिंता में थे और चाहते थे कि स्वस्थ हो जाने पर पाड़ी ग्रहण हो जाए, परंतु सवारी स्वर्गवासी महाराज के साथ दलीप नगर चली गई। उसके उपरांत घटनाओं के संयोग से फिर इस चर्चा का समय ही नहीं आया। वह क्षत्रिय कन्या इस समय बिराटा के दुर्गा के मंदिर में हम लोगों के साथ है। महाराजा शीघ्र चलकर उसे महलों में लिवा लाएं और विवाह की रीति भी पूरा करें। राजा ने धीमे स्वर में कहा, आपको किसने भेजा है? विराटा के राजा ने। नरपति ने नम्रता के भीतर छुपे हुए अभिमान के साथ कहा, वाग्दान किसने किया था? राजा ने पूछा। नरपति बिना संकोच के बोला, या तो महाराज जाने, परंतु इतना मैं जानता हूँ कि वह महाराज की रानी है। केवल भावर की कसर है। यदि उस दिन युद्ध ना हुआ होता तो विवाह को कोई रोक नहीं सकता था और आज वह महलों में होती। राजा ने कहा, मुझे याद पड़ता है कि एक ठाकुर उस नाम के पालार में रहते थे। उनकी कन्या का संबंध मेरे साथ ही स्थिर हुआ था, परंतु इसका क्या प्रमाण है कि यह वही कन्या है? नरपति के सिर से एक बोझ सा हट गया। प्रमाण प्रस्तुत करने के उत्साह और आग्रह से बोला, मैं सौगंध के साथ कह सकता हूँ कि मेरे सामने वह उत्पन्न हुई थी। 18 वर्ष से उसे खाते खेलते देखा। ऐसी रूपवती कन्या बहुत कम देखी सुनी है। महाराज ने भी तो विवाह संबंध कुछ देखकर ही किया होगा। राजा मानो लाज में डूब गए, परंतु एक क्षण में संभल कर बोला, मैं भोग विलास के पक्ष में नहीं हूँ। यह समय दलीप नगर के बड़ा कठिन जान पड़ता है। इस समय निरंतर युद्ध करने की इच्छा मन में है, उसी में हम सबका त्राण है। जब अवकाश का समय आवेगा तब इन बातों की ओर ध्यान दूंगा। राजा ने अंत में नवाब के खिलाफ विराटा को सहायता देने और सेना लेकर आने का वचन देकर नरपति को विदा किया। नरपति दलीप नगर से लौट आए। विराटा के राजा को उसने यह संतोषजनक समाचार सुनाया कि बहुत शीघ्र राजा देवी सिंह की सेना सहायता के लिए आएगी, परंतु जिस समय नरपति अपने घर विराटा के द्वीप वाले मंदिर में आए, चेहरे पर उदासी सी थी। रामदयाल उस समय वहाँ नहीं था। कुमुद और गोमती थी। मंदिर के दलान पर बैठकर नरपति ने कुमुद से कहा, मंदिर की रक्षा तो हो जाएगी। कुमुद ने लापरवाही के साथ कहा, इसमें मुझे कभी संदेह नहीं रहा, दुर्गा रक्षा करेंगी। राजा देवी सिंह ने भी वचन दिया है। प्रतिवाद न करते हुए नरपति बोला। गोमती आँख के कोने से देखने लगी। कुमुद ने कहा, राजा ने गोमती के विषय में कुछ पूछा था या राजा होते ही वो भूल गए कि उस दिन पालार में उनकी बारात हुई थी, बंधनवार सजाए गए थे, स्त्रियों ने कलश रखे थे, मंडप बनाया गया था और गोमती के शरीर पर तेल चढ़ाया गया था। आपने क्या उन्हें स्मरण दिलाया? मैंने इन सब बातों को याद दिलाई थी, नरपति ने जवाब दिया, परंतु उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मन में उमंग उत्पन्न हो। वह तो सब कुछ भूल से गए हैं। गोमती पसीने में तर हो गई, सिर में चक्कर सा आने लगा। उन्होंने क्या कहा था? कुमुद ने पूछा। नरपति ने उत्तर दिया कि राजकाज के उलझनों में स्मरण नहीं रह सकता। यदि वह आना चाहे और वही हो जिसके साथ पालन में संबंध होने वाला था तो कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। मैं स्वयं ना आ सकूँगा। सेना लेकर जब विराटा की रक्षा के लिए आऊँगा तब जैसा कुछ उचित समझा जाएगा देखा जाएगा। गोमती चीख उठी। नरपति ने देखा पसीने में डूब सी गई और शायद अचेत भी हो गई। पंखा ढूंढने के लिए अपनी कोठरी में चला गया। कुमुद ने गोमती को धीरे से अपनी गोद की ओर खींचा। वह अचेत नहीं थी, परंतु उसके मन और शरीर को भारी कष्ट हो रहा था। कुमुद का जी पिघल उठा। बोली, गोमती इतनी सी बात से ऐसी घबरा गई, इतनी अधीर मत हो। न मालूम महाराज ने क्या कहा और काकाजू ने क्या समझा। वह सेना लेकर थोड़े दिनों में यहाँ आ ही रहे हैं।
यहाँ सब बात यथावत प्रकट हो जाएगी। मुझे आशा है राजा तुम्हें अपनाएंगे। गोमती चुप रही। कुमुद एक क्षण सोचकर बोली, यदि हम लोगों को यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ा तो तुम अवश्य हमारे साथ रहना। हमें आशा है राजा ससैन्य आएंगे, परंतु यह आशा बिल्कुल नहीं है कि उनके आने तक हम लोग यहाँ ठहरे रहेंगे। उनके आने की खबर मिलने के पहले नवाब अपनी सेना इस स्थान पर भेजने की चेष्टा करेगा। हम लोगों को शायद बहुत शीघ्र यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। गोमती ने साथ ही रहने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया। दलीप नगर का राज उन दिनों भंवर में फंसा सा जान पड़ता था। राजा देवी सिंह का अधिकार अवश्य हो गया था, परंतु उसकी सत्ता सभी ने मानी नहीं थी। कोई कोई खुल्लम खुल्ला विरोध करता था। बहुतों के भीतर प्रतिकूलता की लहरें उठती थी। जनार्दन शर्मा, हकीम, लोचन सदिश लोग जो राजा के दृढ़ पक्षपाती थे, परंतु अनेक प्रमुख लोग विपरीत भाव से ही साथ में रहते थे, जिससे स्पष्ट ये विश्वास था कि देवी सिंह के सहायक बहुत कम ही हैं। माल विभाग और सेना को देवी बहुत ध्यान के साथ सुधार रहे थे, परंतु वर्षों की बिगड़ी हुई संस्थाओं का ठिकाना लगाना कुछ विलंब का काम था। उधर कुंजर भी जो था वो बिगड़े दिल सरदारों को अपनी ओर जुटाने में दत्तचित था। रानियों की ओर से भी परिश्रम जारी था। जो लोग देवी सिंह के विरुद्ध भी जानते थे कि रानियों को कालपी के फौजदार की सहायता मिल रही है, उन्हें ये भी मालूम था कि यह सहायता कुंजर सिंह के लिए अप्राप्य है, परंतु वे लोग ये भी विश्वास करते कि नवाब कुंजर सिंह के साथ पुरुष होने के कारण मैत्री की संधि ज़्यादा जल्दी करेंगे। इसलिए उन्होंने सहायता का वचन तो रानियों को दे दिया, परंतु मन के भीतर कुंजर सिंह के लिए एक फाटक बिल्कुल बंद नहीं किए। यह कहा कि नवाब को आपके साथ होते हुए देखकर हम लोग साथ जाएंगे, या नहीं कि वचन भी नहीं दिया। कुंजर सिंह पर इसका बहुत कष्टदायक प्रभाव पड़ा। वह कुछ दिन आशा और निराशा के बीच में भटकते हुए अंत में बहुत थोड़ी सी आशा मन में लिए हुए विराटा लौट आया। उस समय नरपति को दलीप नगर से लौटे हुए 2 दिन हो चुके थे। संध्या की पूर्व कुंजर सिंह मंदिर में आ गए। उसे देखती गोमती अपनी कोठरी में चली गई। कुमुद ने देखा कुंजर का चेहरा बहुत उतरा हुआ है। धीरे धीरे पास जाकर जरा गंभीर भाव से कुमुद ने कहा, आप थके माध्यम मालूम पड़ते हैं, क्या दूर से आ रहे हैं? हाँ, दूर से आ रहा हूँ, कुंजर सिंह ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। आशा नहीं है कि अब की बात विराटा छोड़ने पर फिर कभी लौट कर आऊँगा। कुमुद ने सहज कोमल स्वर में कहा, जब तक आप यहाँ हैं इस दालान में डेरा डालें। दालान में अपना सामान रखकर कुंजर सिंह बोला, सुनता हूँ कुछ दिनों में विराटा का यह गढ़ और मंदिर दलीप नगर के राजा देवी सिंह के शिविर बन जाएंगे। उस दिन के लिए हम लोग कदाचित यहाँ नहीं बने रहेंगे। कुमुद ने धीरे से कहा। कुंजर को नरपति सिंह का ख्याल आया। पूछा, काकाजू कहाँ हैं? किसी काम से उस पार गए हैं, आते ही होंगे। आपको नहीं मिले? आप तो गाँव में ही होकर आए हैं, कुमुद ने उत्तर दिया। कुंजर सिंह ने जरा उत्तेजित स्वर में कहा, अब यह गांव देवी सिंह को अपने यहाँ बुला रहा है। मैं और देवी सिंह एक स्थान पर नहीं रह सकते, इसलिए अलग होकर आया हूँ। यदि गांव में ही किसी से बतबड़ाव हो पड़ता है तो यहाँ तक दर्शनों के निमित्त ना आ पाता। कुमुद ने पूछा, राजा देवी सिंह कालपी के नवाब का दमन करने के लिए इस ओर आवेंगे, इसमें आपको क्या आक्षेप है? कुंजर ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम आपके हृदय में तो मेरे लिए थोड़ी सी सहानुभूति है। वैसे इस अपार संसार में मेरे कितने हितों हैं। कुमुद ने द्वार की ओर देखकर कहा, अब तक काकाजू नहीं आया, ना जाने कहाँ देर लगा दी। कुंजर ने इस मंतव्य के विषय में कुछ न कहकर अपनी ही चर्चा जारी रखी। कालपी का नवाब मेरा शत्रु है, मैं उसके विरुद्ध सदा खड़ग उठाए रहने को तैयार हूँ, परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि देवी सिंह अनाधिकार चेष्टा से, अन्याय से, छल कपट से मेरी गद्दी पर बैठा है। देवी सिंह का प्रतिकार मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना कालपी के नवाब का। बात काटकर कुमुद बोली, मैं जरा बाहर से देखती हूँ कि पिताजी आ रहे हैं या नहीं, और उन्हें कितनी देर है। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, दूर तक आदमी दिखलाई पड़ सकता है। बाहर जाकर कुमुद ने देखा नरपति के लौट आने का कोई लक्षण नहीं है। बाहर ही ठिठक गई। पूर्व की ओर के वन की ओर रेखा को परखने लगी। इतने में कुंजर वहाँ आ गया। हाथ जोड़कर बोला, मैं देवी सिंह का विरोधी हूँ। इसमें यदि आपको कोई बात खटकती तो आज से संपूर्ण विरुद्ध भाव को हृदय के भीतर से धोकर बहा सकता हूँ, परंतु यदि मैं आपको यह विश्वास दिला दूँ कि कपट और अन्याय से देवी सिंह मेरे राज्य का अधिकारी हुआ है, तभी आप क्या उसका साथ देने की आज्ञा देंगी? यदि ऐसी अवस्था में भी अपना हक छोड़ देने का आदेश हो तो वो आज्ञा भी सिरोधार्य है। कुमुद ने आग्रह के साथ कहा, हाथ मत जोड़िए, यह अच्छा नहीं मालूम होता, आप राजकुमार हैं। कुंजर अधिकतम आग्रह के साथ बोला, राजकुमार नहीं हूँ, कम से कम आपके समक्ष मैं कुछ भी नहीं हूँ, केवल सेवक और भक्त हूँ। कुमुद ने कहा, तब तक काकाजू नहीं आते, चलिए उस चट्टान पर बैठकर आपसे लड़ाइयों की कुछ चर्चा सुनो। हम लोगों को यहाँ संसार का कोई वृत्त या वृत्तांत सुनाने को नहीं मिलता। काकाजू हाल में दलीप नगर गए थे, परंतु अंतिम बात के मुंह से निकलती कुमुद ने अपना ओठ काट लिया। वह इस बात को कहना नहीं चाहती थी, न मालूम कैसे निकल पड़ी। जिस चट्टान पर बैठने की कुमुद ने इच्छा प्रकट की थी वह पास ही थी। कुंजर उसके नीचे की ओर वाली ढाल पर जा बैठा और कुमुद उसकी टेक पर। दोनों की पीठ मंदिर के द्वार की ओर था। कुंजर ने पूछा, काकाजू दलीप नगर किस लिए गए थे? आपको जो मालूम ही होगा, कुमुद ने उत्तर दिया। मेरी इच्छा नहीं थी वो जाते, परंतु वो हट करके वहाँ पे गए।
विराटा की सहायता के लिए। इसमें हर्जी क्या है? कुंजर ने कहा। विराटा इस समय संकट में, मुझे सरीखे लोग यदि इसकी सहायता नहीं कर सकते तो जो उसकी सहायता कर सकते उनके पास तो निमंत्रण जाएगा ही ना। कुमुद ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुंजर बोला, आगामी युद्ध में ऐसा जान पड़ता है विराटा का राजा देवी सिंह का साथ देगा। ऐसी अवस्था में मेरा यहाँ आना अब असंभव है। कुमुद ने कहा, हम लोगों का कुछ ठीक नहीं है, कब तक यहाँ रहें और कहाँ जाएं, इसमें मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। कुंजर सिंह उमंग के साथ बोला, आप यहाँ ना रहें या मेरी पहली प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना ये कि आप जहाँ भी जाएं मुझे साथ रहने की अनुमति दें। बुरा समय आ रहा है, यदि साथ में एक सैनिक रहेगा तो हानि नहीं होगी। कुमुद चुप रही। कुंजर सिंह किसी भाव के प्रभाव में बहता हुआ सो बोला, यदि आपने निषेध किया तो मैं आज्ञा का उल्लंघन करूँगा। यदि आपने अनुमति नहीं दी तो मैं अपने हट पर अटल रहूँगा, छाया की तरह फिरूँगा, पक्षियों की तरह मंडराऊँगा, चट्टानों की तले में, पेड़ों के नीचे। और इस तरीके से राजकुमार कांपते हुए गले से कुमुद ने कहा, आज्ञा है। पुलकित होकर कुंजर बोला। कुमुद ने उसी स्वर में कहा, आपको इतना बड़ा त्याग नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा? कौन सा त्याग? कुंजर धारा प्रभा कहता चला गया, नवाब से लड़ना धर्म है, धर्म की रक्षा करना कर्तव्य, कर्तव्य पालन करना धर्म है। आपकी आज्ञा का पालन करना ही धर्म, कर्तव्य और सर्वस्व है। यदि इन चरणों की कृपा बनी रहे तो मैं संसार भर का एकत्र सामर्थ्य को तुच्छ त्रुण के समान समझूंगा। मैं देवी सिंह से नहीं लड़ूंगा। आपकी इच्छा नहीं जान पड़ती, मैं देवी सिंह से संधि कर लूँगा, अपना सारा हक त्याग दूंगा। मैं ये नहीं चाहता और नहीं चाहते। इसके बाद कुछ पल तक सन्नाटा रहा। कुंजर ने कहा, वास्तव में अब मेरे जी में कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। यदि कोई परम अभिलाषा है तो चरणों की सेवा की। यह कहकर कुंजर सिंह ने कुमुद के पैरों को छू लिया। कुमुद ने पीछे पैर हटाने चाहे परंतु नहीं हटा पाई। आपने क्या किया? कुंजर सिंह ने कहा, आप मेरी पूज्य हैं, मेरी संपूर्ण श्रद्धा के केंद्र में हैं। और इस तरीके से बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।